आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी में सामाजिक विषय में अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पूर्व में हमने पढ़ा था कि नील की खेती के उत्पादन के बारे में। नील की खेती के दो प्रकार पड़े थे, जिसमें एक थी निज खेती और दूसरी थी रैयत खेती। तो आज हम रैयत खेती के बारे में पढ़ेंगे। रैयत शब्द से अर्थ है किसान। हमने पूर्व में एक व्यवस्था भी पढ़ी थी रैयत वाली, जिसमें रैयत का अर्थ किसान होता है। रैयतों की जमीन पर नील की खेती के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। निज खेती में स्वयं का भूखंड होता था, उसमें खेती की जाती थी, और रैयतों की जमीन पर खेती करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने वहां के बागान मालिकों से अनुबंध के आधार पर जमीन को लिया जाता था। कभी कभी क्या होता था कि उनको कहा जाता था कि भी आपके पास में जमीन है या नहीं, परंतु आसपास की जो जमीन उनके पास में जमीन होती थी उनको अनुबंध के आधार पर देते थे कि आपको नील की खेती करनी है और अनुबंध पर दे दो। तब वहाँ के जो बागान मालिक होते थे वो वहाँ के रैयतों को अनुबंध पर, ठेके पर कह सकते हैं आप, वो जमीन लेते थे। कभी कभी क्या होता था कि कुछ लोग अनुबंध पर देने के लिए तैयार नहीं होते थे कि नील की खेती मैं तो करना ही नहीं चाहता। तो इसके लिए क्या होता था कि वहाँ पर उनके जो गांव का मुखिया होता था उनको कहा जाता था, उनको कहते थे कि आपके गांव में जितने भी किसान हैं उन सब की जमीन अनुबंध के आधार पर बागान मालिकों को चाहिए। साथ में ही ये भी तय किया गया था कि 25% जितनी जमीन होती थी उनके 25% भाग पर तो आपको नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी ही है। तब बहुत सारे किसान लोग इस नील की खेती से परेशान हो चुके थे कि भाई अब चारों तरफ से वातावरण इस प्रकार से था। तब वहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग वहाँ के किसानों को जमीन उनको नकद कर्ज भी देते थे कि भाई आपके पास में पैसे नहीं है बीज बोने के लिए, तो उनको नकद कर्ज देते थे। और यदि मान लो किसी उपकरण की आवश्यकता होती थी तो वो उपकरण देते थे, परंतु वहाँ पर उन लोगों को बीज और उपकरण के साथ साथ नकद, बीज, उपकरण और नकद, ये तीनों उनको देते थे। उनका एक ही उद्देश्य था कि रैयतों की जमीन पर किस प्रकार से अनुबंध के आधार पर जमीन लेने के बाद नील की खेती की जाए। उनका काम क्या था? वहाँ के रैयतों का काम था, अर्थात किसानों का काम था कि मिट्टी तैयार करना, बीज बोना, फसल की देखभाल करना, फसल को पकाना, और जब पूर्ण रूप से जब नील की खेती पक जाती थी तब उस पकी हुई फसल को बागान मालिकों को देना और बागान मालिक कंपनी तक ले जाते थे। ठीक उसी प्रकार से वापस यही क्रम चलता रहता था। इसमें क्या होता था, कंपनी वाले वापस नकद, कर्ज, बीज, उपकरण देते थे। वापस ये जब फसल पक जाती थी तो वापस ये इनको देते थे। ठीक इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता था। इसमें परेशानी इस बात की थी कि वहां का जो किसान था वो कर्ज से दब गया था। पहले क्या होता था कि जब खेती बोने के लिए तो इतने 1000 रुपये ले लो आप, फिर वापस जब उनके पास से पकी हुई फसल लेते थे तब उनका भाव
कम होता था। कम मूल्यों पे तो लेते थे और अधिक मूल्यों पर वो देते थे, जब पैसे इस पर देना हो इस प्रकार से। अब वहाँ का किसान इस नील की खेती से बिल्कुल उत्पीड़ित हो गया था, अर्थात वो चाहता था कि मैं नील की खेती नहीं करूं। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी, बागान मालिक, गांव के मुखिया, इन सब ने मिलकर एक ऐसा वातावरण बना दिया था कि नील की खेती तो करनी ही है। तो वहाँ के जो किसान थे वो दिनों दिन कर्ज में डूबते जा रहे थे, और कर्ज में इतने डूबते जा रहे थे कि उनके पास में साहूकारों के पास से पैसे लाने पड़ते थे, और कभी कभी तो साहूकारों को भी वो दे नहीं पाते थे, और उनके पास में जो अपने पुश्तैनी जमीन होती थी वो भी कभी कभी हाथ से चली जाती थी, अर्थात नीलामी हो जाती थी। तो अभी हमने पढ़ा नील की खेती दो प्रकार की जाती थी, जिसमें नील की खेती में अगले वाले वीडियो पढ़ा। आज हमने पढ़ा रेतों की जमीन पर नील की खेती किस प्रकार से की जाती थी। अगला बिंदु लेते हैं कि रेतों, वहां पर नील रेतों की भी समस्या भी थी। नील की खेती में रेतों की रेतों की समस्या है। रेतों की समस्या अर्थात वहां के किसानों को इस प्रकार से अनुबंधित भूमि पर नील की खेती में कौन कौन सी समस्या आ रही थी वो हम बताऊंगे। इसमें क्या होता था, जब किसान को बीज, उपकरण और जब नकद देते थे, तब उस समय बीज और उपकरण देते थे, तब उस समय उन्होंने अधिकांश मात्रा में बीज और वो देते थे, और जब वापस वो पककर तैयार हो जाती थी तो कम कीमत में ही वो खरीदते थे। तो किसान बिल्कुल परेशान सा हो गया था। और वहाँ के जो बागान मालिक थे उन्होंने, वो भी बहुत काफ़ी परेशानी में आ चुके थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि उपजाऊ वाली जमीन पर नील की खेती करना। और नील की खेती में एक विशेषता होती है कि नील का जो पौधा होता था उनकी जड़ें बहुत ही गहरी जाती थी, अर्थात एक बार जब, एक या दो बार जब उस खेत में फसल उगाई जाती थी तो वहाँ की जो ज़मीन है उसमें उर्वरा शक्ति कम हो जाती थी, वह बंजर टाइप हो जाती थी। अभी तो सामान्य स्थिति, जो साधारण फसल अपन उगाते हैं वो भी नहीं उगा पाते थे। तो किसानों की ये दो प्रकार की मुख्यतः समस्या थी। पहला, कर्ज के भार में दबना। दूसरा, बागान मालिक उन उपजाऊ वाले 25% भाग को अनिवार्य रूप से करना, और साथ ही साथ वहाँ की जो ये उपजाऊ जमीन की उर्वरा शक्ति को नष्ट करना, ये उनकी रेती की समस्या थी। अभी हम पढ़ते हैं तीसरा, नील विद्रोह। नील की खेती में इस प्रकार से समस्या आने के कारण मार्च 1859 में बंगाल में हजारों रेतों ने, अर्थात हजारों किसानों ने मिलकर वहाँ पर सबने एक लगान लेने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने खेत की पैदावार से कोई लगान नहीं देंगे। तब वहाँ के लोग, सभी किसान लोग मिलकर तलवारें, भाले, तीर कमान, और वहाँ की जो औरतें थी वो बर्तन लेके आई और नील की फैक्ट्रियों पर हमला कर दिया। वहाँ की परिस्थितियाँ बिल्कुल परिवर्तन कर ली, और सभी ने, किसानों ने, रेतों ने मिलकर वहाँ पर एक बहुत बड़ा विद्रोह किया, जिसे नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये विद्रोह मार्च 1859 में हुआ था। नील विद्रोह के अंतर्गत अपन दूसरा बिंदु देखें तो वहां के जो बागान मालिक थे
बागान मालिक में इस प्रकार से क्या था कि जो बागान मालिकों का काम करता था तो उसे सामाजिक बहिष्कार किया जाता था, अर्थात उसको समाज में आने भी नहीं देते थे। उन्होंने सबने मिलकर कहा कि हम नील की खेती नहीं करेंगे, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी कहे, चाहे गांव का मुखिया कहे या कोई भी कहेंगे, तो हम इस खेती को करने के समर्थन में नहीं है। तब वहाँ के लोगों ने सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर दिया, तो सभी ने एकजुट होकर इस नील विद्रोह में सहयोग किया और वहाँ के बागान मालिक ने भी वहाँ पे क्या होता था, एक गुमास्ता एजेंट, गुमास्ता एजेंट, गुमास्ता एजेंट में क्या होता था कि जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ये पद होता था, जिसमें क्या होता था कि कुछ गुमास्ता एजेंट वहाँ के लोगों के पास से लगान वसूल करने घर पर जाते थे। तो क्या हुआ, नील की खेती का विद्रोह हुआ तो गुमास्ता एजेंटों को पिटाई की वहाँ के लोगों ने, वहाँ के रेतों ने, वहाँ के किसानों ने, वहाँ के महिलाओं ने मिलकर गुमास्ता एजेंटों की जब पिटाई की तो विद्रोह और भी भड़कने लग गया और वहाँ पर रेतों ने कसम खा ली, सबने अपने कसम खाई कि हम ये कसम खाते हैं कि हमारे यहाँ पर बंगाल में और जिस स्थानों पर हम रहते हैं वो ये वाली खेती हम नहीं करेंगे। 1859 में नील खेती करने वाले रेतों के मुखियाओं ने भी समर्थन कर दिया कि इस प्रकार की खेती हमारे यहाँ पर कोई नहीं करेंगे, अर्थात वहाँ के मुखिया ने भी कह दिया कि मैं मेरे गांव में नील की खेती के लिए समर्थन नहीं करूँगा। तब क्या हुआ, 1857 की क्रांति के बारे में आपने पढ़े ही हैं। 1857 की क्रांति से अंग्रेज लोग वैसे ही परेशान थे, उन्होंने कहा कि इस प्रकार से क्रांतियाँ हुई तो हमारी सत्ता यहाँ पर नहीं टिकेगी और हम यहाँ पर कभी भी उखड़ सकते हैं। और 1857 की क्रांति को देखकर उनके मन मानस में ऐसा लग रहा था कि अब जो 1859 चल रहा है, यदि वापस दूसरी क्रांति हुई तो हमारी जड़ें हिल सकती है और हमें कभी भी यहाँ से वापस हमारे देश में जाना पड़ सकता है। इसके लिए वहाँ पर ब्रिटेन से रानी विक्टोरिया ने एक वहाँ से अंग्रेज भेजा जिसका नाम था मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन। उन्होंने क्या कहा, उनको कहकर भेजा कि भारत में किसी भी व्यक्ति को नील की खेती करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तब उन्होंने वहाँ पर इस प्रकार से वहाँ की परिस्थितियाँ देखी तो उन्होंने कहा कि नील की खेती के लिए किसी को भी बाध्य नहीं करेंगे, परंतु कलकत्ता का जो शिक्षित वर्ग था वो भी उनके साथ में सहयोग में आ गया और एक नील आयोग की स्थापना की गई। नील आयोग के अंतर्गत उन्होंने वहाँ के जो मौजूदा अनुबंध थे, नील उत्पादन में जांच करना और वहाँ पर कहा गया कि जो अनुबंध थे, अनुबंध को जरूरी नहीं है कि बागान मालिक किसान चाहता है तो वो अनुबंध में जमीन दे सकता है, अन्यथा नहीं। धीरे धीरे 19वीं सदी में कृत्रिम रंगों का प्रचलन हुआ और बिहार के बागान मालिकों ने भी बिहार के बागान मालिकों में इस प्रकार की खेती की जाने लगी और महात्मा गांधी ने इस नील की खेती में दक्षिण भारत से लौटने पर बिहार के नील किसानों के पक्ष में चंपारण सत्याग्रह 1917 में सफल नेतृत्व किया। इस प्रकार से आज हमने तक्षा अष्टमी में ग्रामीण क्षेत्र प्रशासन में रेतों की जमीन पर नील की खेती किस प्रकार से होती थी, नील विद्रोह कब हुआ, नील की खेती में कौन कौन सी समस्याएं थी, रेतों की कौन कौन सी समस्या थी और नील आयोग के बारे में अध्ययन किया। इसी के साथ आज हमारा ग्रामीण क्षेत्र प्रशासन वाला पाठ यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।